आज हम इतिहास का एक ऐसा पन्ना पलटने जा रहे हैं जो सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है। एक ऐसी कहानी जहां गुलाम सुल्तान बने। जी हां, ये कहानी है मामलुक वंश की। एक ऐसी सल्तनत जिसने करीब करीब एक सदी तक 1206 से 1290 तक भारत पर राज किया। तो कहानी की शुरुआत ही एक बहुत सीधे लेकिन चौंकाने वाले सवाल से करते हैं। भाई, एक गुलाम राजा कैसे बन सकता है? ये सवाल ही असल में इस पूरे वंश की बुनियाद है। एक ऐसा पैराडॉक्स जिसने दिल्ली सल्तनत को जन्म दिया और हिंदुस्तान के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मामलुक शब्द का मतलब क्या है। ये एक अरबी शब्द है जिसका सीधा मतलब होता है जिस पर किसी का अधिकार हो या ओन्ड। लेकिन एक मिनट, ये कोई आम गुलाम नहीं थे। ये तुर्की मूल के वो लोग थे जिन्हें बचपन से ही एक ही मकसद के लिए तैयार किया जाता था, लड़ाई और हुकूमत। उन्हें सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि भविष्य का शासक बनाया जाता था। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं। देखते हैं कि गुलाम से सुल्तान बनने का ये हैरत अंगेज सफर कैसे शुरू हुआ और एक नए साम्राज्य की नींव कैसे रखी गई। इस कहानी का पहला किरदार है कुतुबुद्दीन ऐबक। वो मोहम्मद घोरी का एक बहुत वफादार तुर्की गुलाम और सेनापति था। हुआ ये कि 1206 में घोरी की अचानक मौत हो गई और हिंदुस्तान की जमीन पर एक पावर वैक्यूम, मतलब सत्ता का एक खालीपन सा आ गया। ऐबक ने इसी मौके को पहचाना और खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया, और बस यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। ऐबक का राज भले ही छोटा था, पर उसका असर बहुत गहरा था। आज जो हम दिल्ली में कुतुब मीनार देखते हैं, उसकी शुरुआत उसी ने करवाई। उसने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी बनवाई। और जानते हैं, वो अपनी दरिया दिली के लिए इतना मशहूर था कि लोग उसे लाख बख्श कहते थे, यानी लाखों का दान देने वाला। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 1210 में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर उसकी अचानक मौत हो गई, और जो नया नया साम्राज्य उसने खड़ा किया था वो एक बार फिर डामाडोल हो गया। ऐबक ने नींव तो रख दी थी, लेकिन उस नींव पर एक मजबूत इमारत खड़ी करने का काम किया इल्तुतमिश ने। उसने एक नाजुक सी सल्तनत को संभाला और उसे एक मजबूत स्थिर साम्राज्य में बदल दिया। इसीलिए कई इतिहासकार ऐबक को नहीं बल्कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का असली संस्थापक मानते हैं। अब इल्तुतमिश ने आते ही कई बड़े सुधार किए। उसने कुतुब मीनार का काम पूरा करवाया, प्रशासन चलाने के लिए इक्ता सिस्टम शुरू किया, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए स्टैंडर्ड सिक्के चलाए, चांदी का टका और तांबे का जीतल। उसने राजधानी को भी पक्के तौर पर दिल्ली बना दिया। और तो और अपनी सत्ता को और मजबूत करने के लिए उसने अब्बासिद खलीफा से मान्यता भी हासिल कर ली। और हाँ, एक और बहुत जरूरी काम किया। उसने 40 सबसे ताकतवर तुर्की अमीरों का एक ग्रुप बनाया जिसे कहते थे चालीसा। ये चालीसा उसकी ताकत का सबसे बड़ा जरिया भी बना और बाद में सबसे बड़ी चुनौती भी। इल्तुतमिश के बाद दिल्ली के तख्त पर कोई ऐसा बैठा जिसके बारे में उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। अब कहानी में एंट्री होती है रजिया सुल्ताना की, दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला शासक जिसने हर परंपरा को चुनौती दे दी। लेकिन रजिया का शासन सिर्फ 4 साल चला, 1236 से 1240 तक, और ये 4 साल कांटों के ताज से कम नहीं थे। लगातार साजिशें और लगातार संघर्ष। तो सवाल यह है कि ये संघर्ष था क्यों? देखिए, एक तरफ थी रजिया जो खुद को सुल्ताना नहीं सुल्तान कहती थी। वो मर्दों वाले कपड़े पहनती, खुद जंग में सेना को लीड करती और खुले दरबार लगाती थी। और दूसरी तरफ थे वही तुर्की अमीर जिन्हें एक औरत का उन पर हुक्म चलाना बिल्कुल गवारा नहीं था। वो एक मजबूत और आजाद शासक से डरते थे, इसलिए दरबार साजिशों का अड्डा बन गया था। रजिया की मौत के बाद दिल्ली में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कई कमजोर सुल्तान आए और गए, और फिर इस उथल पुथल को खत्म करने के लिए मंच पर आया एक और पुराना गुलाम जिसने सत्ता पर लोहे जैसी पकड़ बना ली। नाम था गयासुद्दीन बलबन। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? बलबन खुद उसी चालीसा का हिस्सा था जो 40 अमीरों का ग्रुप था। उसने सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम की हर कमजोरी को समझा और फिर उसी सिस्टम को तबाह करके वो खुद तख्त पर बैठ गया। मतलब जिस सीढ़ी से वो ऊपर चढ़ा उसी सीढ़ी को उसने तोड़ दिया। बलबन का राज करने का एक सीधा सा सिद्धांत था। वो कहता था, सुल्तान जमीन पर ईश्वर की परछाई है। सोचकर देखिए, ये लाइन अपने आप में सुल्तान को कितनी ज्यादा ताकत दे देती है। उसने अपनी हुकूमत को सही ठहराने के लिए उसे लगभग दैवीय बना दिया। अपनी इस थ्योरी को हकीकत में बदलने के लिए बलबन ने 3 बड़े कदम उठाए। पहला,
उसने सजदा और पैबोस जैसी ईरानी रस्में शुरू की, मतलब सुल्तान के सामने झुकना और उसके कदम चूमना। दूसरा, जिस कालीसा से वो आया था उसी को खत्म कर दिया और हर तरह के विरोध को बेरहमी से कुचल दिया। और तीसरा, उसने लॉ एंड ऑर्डर इतना सख्त कर दिया और मंगोलों से सीमाओं को इतना सुरक्षित किया कि सल्तनत में एक तरह की शांति तो आ गई, पर वो शांति डर पर आधारित थी। लेकिन जैसा अक्सर होता है, इतनी सख्ती और इतना कंट्रोल बस एक ही इंसान पर टिका था। बलबन की मौत के बाद ये ताकतवर वंश ताश के पत्तों की तरह ढह गया। तो अब सवाल यह है कि इस वंश ने आखिर इतिहास को दिया क्या? तो चलिए एक नज़र में इस पूरी कहानी को फिर से देख लेते हैं। 1206 में ऐबक ने शुरुआत की, 1211 में इल्तुतमिश ने सल्तनत को मजबूती दी, 1236 में राजिया ने इतिहास बनाया, 1266 में बलबन ने लोहे के हाथ से राज किया और आखिरकार 1290 में अंदरूनी लड़ाइयों की वजह से खिलजियों ने इस वंश का अंत कर दिया। तो आखिर इस गुलाम वंश की विरासत क्या है? सबसे बड़ी बात, उन्होंने भारत में मुस्लिम शासन की एक मजबूत नींव रखी, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया, एकता जैसा सिस्टम दिया जो आगे भी चलता रहा। उन्होंने एक मिली-जुली इंडो इस्लामिक संस्कृति को बढ़ावा दिया और हाँ, कुतुब मीनार जैसी शानदार इमारतें दी जो आज भी दिल्ली की शान हैं। और अब जाते जाते एक आखिरी सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या एक ऐसा सिस्टम जिसकी बुनियाद ही गुलामी पर रखी गई हो, क्या वो कभी सच्ची स्थिरता, ट्रू स्टेबिलिटी ला सकता है, या फिर उसकी किस्मत में ही हमेशा सत्ता के लिए अंतहीन संघर्ष लिखा होता है? इस पर सोचिए।